नमस्कार बच्चों, एक बार फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और बच्चों, जैसा कि कल हमने किरण प्रकाशिकी स्टार्ट किया था और किरण प्रकाशिकी के अंदर हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे बच्चों, है ना। और प्रकाश के अपवर्तन के नियम हमने पढ़ लिए थे और वहाँ पर हमने दो फॉर्मूले के बारे में स्टडी किया था। एक तो स्नेल्स का लॉ जो था हमारा, क्या था बच्चों? स्नेल का लॉ था साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, है ना। ये हमारा फॉर्मूला था। और कैसे लिख सकते थे हम इसको? साइन कैसे लिखा था? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या लिखा था? n2 अपॉन n1। n2 क्या था? सेकेंड मीडियम का जिसका द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो एक और कैसे लगाना था? मैंने क्या कहा था इसको? ऐसे n1 साइन आई इज इक्वल टू ये इधर आएगा n2 साइन आर। ऐसे आपको स्नेल का लॉ क्या करना था? अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद हमने क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। ओके नाउ, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते थे? एक फॉर्मूला और हमने ड्राइव किया था कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम दैट इज द n2 अपॉन n1। तो कैसे लिखा था हमने इसको? n2 डिवाइडेड बाई n1। तो ये कैसे, इस n2 को कैसे लिखा था हमने? c अपॉन v2 डिवाइडेड बाई c अपॉन v1। तो ये कैसे हो गया था? c से c मर गया था, v1 अपॉन v2। इसको क्या लिख लिया था हमने? f लैम्डा 1 अपॉन f2 लैम्डा 2। तो ये फॉर्मूला भी आपको, एंड ये से ये मर गया तो ये क्या हो गया? लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो इतनी सारी चीजें आपको थोड़ी सा ध्यान होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हमने इसकी थ्योरी पूरी स्टडी कर दी थी। अब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं बच्चों। ओके चलो जी। तो पहला क्वेश्चन बच्चों थोड़ी सा इसी पर आधारित है कि दैट इज द, लिखिए, सोडियम रेखा की तरंग दैर्ध्य। प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है सोडियम रेखा की तरंग दैर्ध्य, जो सोडियम लाइट होती है बच्चों, सोडियम रेखा की तरंग दैर्ध्य, रेखा की तरंग दैर्ध्य। ओके, सोडियम रेखा की तरंग दैर्ध्य कितनी है? 5893 एंगस्ट्रॉन है। ओके, 5903 एंगस्ट्रॉन मुक्त, मतलब वायु में है, वायु में है। ओके, सोडियम लाइट की तरंग दैर्ध्य जो है वायु में कितने है? 5893 है। ओके, तो दैट्स मुक्त क्षेत्र में प्रकाश का वेग तथा मुक्त क्षेत्र में प्रकाश का वेग, मतलब वायु में प्रकाश का वेग कितना है बच्चों? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो अब आपको बताना है कि म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इज इक्वल टू 1.65 के फ्लिंट कांच के लिए, कांच में सोडियम लाइट की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? कांच में सोडियम रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तरंग दैर्ध्य ज्ञात कितनी होगी? तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? ओके बच्चा, तो दैट इज द सोडियम रेखा की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? किसमें? फ्लिंट कांच में। ओके, फ्लिंट कांच में सोडियम लाइट की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? तो कैसे करेंगे बच्चों इसको सॉल्व? सोडियम लाइट से एक रेखा आ रही है, मतलब ये लाइट आ रही है, उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है? 5893 एंगस्ट्रॉन। किसमें? वायु में। तो अगर इस तरंग दैर्ध्य को देखो, ये कांच है, माना ये कांच है, तो ये सोडियम लाइट की तरंग दैर्ध्य जिसकी वेवलेंथ कितनी है बच्चों? कितना दिया है? वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट फॉर वायु 5893 एंगस्ट्रॉन। ओके, पर हम जानते हैं कि जब ये इस मीडियम में जाएगा
तो क्या चेंज होता है बच्चों? वेवलेंथ चेंज होगा। यस, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य चेंज होती है बच्चों। तो मान लिया जाए यहाँ तरंग दैर्ध्य लैम्डा, यू कैन से दैट लैम्डा 1 था, तो डेफिनेटली तरंग दैर्ध्य यहाँ क्या हो जाती है? चेंज होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है? चेंज होती है। तो दैट्स, यहां पर आपको देखो इसमें मुझे क्या निकालनी? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य निकालनी है। तो मैं बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूं इसको। कैसे? लेट अस सी हियर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है बच्चों, कितना दिया है? 1.65। ओके, और दूसरा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, स्पीड ऑफ लाइट दी है आपको, यहाँ इसकी स्पीड दी है कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मुझे प्रकाश की चाल यहां निकालनी है, प्रकाश की चाल मुझे यहां निकालनी है। और पहले मैं इसका ना फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं, पहले मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल देता हूं, आवृत्ति। तो मैं जानता हूं बच्चों, कैसे करेंगे इसको? क्या निकालना आपको? इसमें आपको निकालना है बच्चों कि λ2 कितना होगा। मतलब इस माध्यम में जिसकी वायु में जिसकी तरंग दैर्ध्य इतनी है, इस माध्यम में उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। तो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी निकालनी है मुझे। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूंगा? तो मैं जानता हूं बच्चों कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? F इंटू लेमडा। वेव के लिए जानते हैं ना इसको कि वेलोसिटी इज इक्वल टू F इंटू लेमडा। तो वायु के लिए क्या हो जाएगा? फॉर वायु के लिए, वायु के लिए बच्चा भी कितना है? वायु में स्पीड कितनी दी है? वायु में स्पीड कितनी दी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, जिसको निकालना है कि सोडियम रेखा की फ्रीक्वेंसी कितनी है वो निकालना है, इनटू वेवलेंथ। वेवलेंथ कितना है बच्चों? ये दिया है λ1 है ना, λ1 दिया है मुझे वायु में। तो कितना हो गए? 5893 एंगस्ट्रॉन में है, तो उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये भी मीटर पर सेकंड में है। तो 10⁻⁻10। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हाउ मच? कितना हो जाएगा बच्चों? इसको नीचे लाओ तो ये हो गया 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 5893 × 10⁻−10। ओके बच्चा? ओके बच्चा? तो सिंप्लीफाइड करके जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, 5893 को जब आप सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट वैल्यू इसकी लिख लेता हूं, 3 बाई ये क्या हो गया? 5893, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁸, ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये +10 हो जाएगा। तो कितना हो रहा है? 3 × 10⁸18 डिवाइडेड बाई 5893। ओके, तो मैं क्या करता हूं, 4 जीरो यहां से ले लेता हूं, तो ये कितना हो गया? दैट इज द 3000, टेक लाइक 1 2 3 4 0, और ये 10⁻14 डिवाइडेड बाई 5893। अब इसको डिवाइड करके आप वैल्यू इसकी निकाल सकते हो। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू आ रही है बच्चों 5.04 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये क्या आ गया बच्चों? ये क्या आ गया बच्चों? फ्रीक्वेंसी आ गई। ये क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी आ गई, आवृत्ति आ गई है। ये क्या आ गई बच्चों? आवृत्ति आ गई। कितनी आई इसकी आवृत्ति? अब मैं ऊपर क्वेश्चन मिटा रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है यहां। तो ये आ गई बच्चों आवृत्ति। कितनी आ गई आवृत्ति? आवृत्ति सोडियम लाइट की जो आवृत्ति आ गई, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बच्चों? दैट इज द 5.04 × 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, अब बच्चों यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है आपको इस माध्यम का, यस एंड नो? ओके, और λ2 भी पता है। ओके, सॉरी λ2 निकालना है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है यहां पर। तो मैं यहां पर आराम से निकाल सकता हूं कि इसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो वेवलेंथ मतलब कांच में सोडियम रेखा है ना, कांच में सोडियम रेखा की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी बच्चों? तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? तो दैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? V इज इक्वल टू F इंटू लेमडा। किसमें? ये कांच में, तो दैट V ग्लास, ये चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन लेमडा ग्लास चाहिए मुझे पहले। तो लेमडा ग्लास में कैसे निकाल सकता हूं इसमें? ठीक,
तो दैट इज द, यहां पर पहले मुझे वेलोसिटी ऑफ ग्लास चाहिए, ये मतलब क्या कहते हैं इसको, कि कांच में जो ये आपकी सोडियम लाइट जा रही है, इसकी चाल कितनी है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, कि n ऑफ ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो दैट इज द Vg। तो Vg कांच में जो सोडियम लाइट है उसकी चाल कितनी हो जाएगी, तो C अपॉन ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। अच्छा म्यू दिया था ना, यहाँ म्यू दिया है बच्चों, ये है ना, तो ये म्यू लीजिए, तो कितना हो गया 3 × 10⁸ और डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू कितना है 1.65। तो यू कैन सॉल्व इट, आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो कितना हो रहा है ये आ रहा है 1.18 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लगभग। ओके बच्चों, दैट्स 1.81, ये डिवाइड कर लो बच्चा इसको 1.81 टाइम। ओके, तो ये क्या है, ये क्या है, ये है कांच में जो ये प्रकाश है उसकी चाल। कैसे निकाला, कांच में प्रकाश की चाल कैसे निकाली, मतलब जो सोडियम लाइट है प्रकाश की चाल वायु में डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब इस मीडियम का अपवर्तनांक, है ना, तो इतना आ गया। तो देखो आपको Vg भी मिल गया है, Vg ये है, फ्रीक्वेंसी भी आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी ये है, तो आप ये तरंग दैर्ध्य निकाल दोगे, बहुत आसानी से निकाल सकते हो कि दैट्स तरंग दैर्ध्य कांच में प्रकाश। अच्छा ये तो संबंध था, कांच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, और ये तो संबंध था, ठीक है, कांच में सोडियम रेखा के लिए, ओके, रेखा के लिए ये संबंध है आपका। तो यहां से कांच में प्रकाश की, कांच में सोडियम रेखा की तरंग दैर्ध्य कितना होगा बच्चों, तरंग दैर्ध्य हाउ मच, कितना हो गया, ये कितना हो गया बच्चों, यहां से इस फॉर्मूले से Vg इज इक्वल टू एफ लैम्डा जी, तो लैम्डा जी इज इक्वल टू Vg अपॉन एफ। Vg कितना है बच्चों 1.81 × 10⁸ डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों 5.04 × 10⁻14। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आंसर आपका आ रहा है 3572 × 10⁻−10 मीटर। यू कैन कैलकुलेट, ओके, वेरी इजी, नो प्रॉब्लम। तो दैट्स दैट आंसर, व्हाट इज मीनिंग, कि कांच में, दैट इज द ऑब्जर्वेबल, कांच में दिख रहा है, चलो ऊपर लिख लेता हूं, कांच में ये क्या है बच्चों, कांच में जो सोडियम लाइट है उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी 3572 एंगस्ट्रॉन। देखो पहले माध्यम में कितनी थी 5893 एंगस्ट्रॉन थी तरंग दैर्ध्य, सोडियम लाइट मतलब जो भी कलर होगा इसका ये, ओके, पीला कलर मान लो इसको, पीला कलर ही होता है सोडियम लाइट में जो आती है। तो दैट्स पहले मीडियम ईयर में इसकी तरंग दैर्ध्य ये थी, ग्लास में उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, ये होगी। समझ में आ रही बात समझ में आ रही। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो बच्चों ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पहले आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, इस माध्यम में प्रकाश, ये जो सोडियम लाइट है उसकी चाल निकालनी है। जब आपको फ्रीक्वेंसी और चाल मिल जाएगी तो आप वहां से इस माध्यम में तरंग दैर्ध्य आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो दैट ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तो मिटा दूं इसको, यस बच्चा, ओके ओके, ठीक है, ओके ओके बच्चों, दैट्स सेकंड क्वेश्चन सेकंड बच्चों, यू कैन सॉल्व वेरी इजी क्वेश्चन नंबर सेकंड। Okay, take a refractive index of like that. This is you can see this figure, okay, this is medium first, ये माध्यम फर्स्ट है, this is माध्यम फर्स्ट, ये है आपका माध्यम सेकंड, ओके, और ये फिर आपका माध्यम फर्स्ट है, ओके, मतलब इधर वायु है
इधर वायु है और मान लो ये ग्लास का प्लेट है, ये क्या है आपका ग्लास का प्लेट है बच्चों। ओके, और मान लिया जाए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक n2 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी n1 होगा, क्योंकि ये सब ये इधर ये क्या है आपका सेम माध्यम है। अब क्या है कि आपने इस पर लाइट को आपतित किया, आपने एक रे को इस पर क्या किया बच्चों, आपतित किया, तो और ये आपका अभिलंब है। ओके, तो ये एंगल आपका क्या हो गया, आई है। ओके, तो क्या होगा बच्चों, ये डेंसर है, ये माध्यम डेंसर है, मतलब n2 इज ग्रेटर देन n1, तो क्या होगा बच्चों, ये नॉर्मल की तरफ झुकेगा। यस, ओके, ऐसा होगा, यस एंड नो, यस सर। ओके, तो ये एंगल आपका क्या हो गया, आर हो गया। ओके, और उसके बाद क्या हुआ, जब लाइट आपकी यहां पर से बाहर की तरफ आई, क्योंकि ये डेंसर और ये रियर, तो ये क्या हो गया, ऐसे मोड हो गया, दिस अभिलंब से दूर हट जाएगी, क्योंकि ये किससे आ रही है, डेंसर से रियर में आ रही, मतलब ये माध्यम आपका सघन है। ओके, सघन माध्यम है, दैट इज, और ये माध्यम आपका क्या है, विरल है, मीन्स दिस इज द रियर मीडियम और दिस इज द डेंसर मीडियम। ओके, रियर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, डेंसर से रियर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी, और इस एंगल को बोल दिया है ई। तो इन्होंने बोला है कि मतलब जो क्वेश्चन है तो कि कौन मतलब एंगल आई का मान होगा, एंगल आई का मान होगा पहला ई के बराबर, दूसरा 2a के बराबर, तीसरा e/2 के बराबर, या चौथा आपका ऑप्शन जो फोर्थ है दैट इज द 4e के बराबर। ओके बच्चों, तो इसका आंसर मतलब ये जो i का मान है वो क्या है, i बराबर e है या 2e है या e/2 है या 4e है। यहां पर बच्चों i क्या है आपका, i आपतित कोण है, r क्या है आपका अपवर्तित कोण है, और ई क्या है आपका इमर्जेंट एंगल है बच्चा, ये क्या है आपका इमर्जेंट एंगल है। ठीक है, तो दैट्स निर्गत कोण आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है, वेरी गुड बच्चों, तो यू कैन सॉल्व इट। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, तो आप चैट के माध्यम से आंसर भेज सकते हैं, और पूछना होगा तो आप क्लास के अंत में पूछिएगा बच्चों। ठीक है, तो मैं सॉल्व करता हूं इसको, कैसे करते हैं बच्चों सॉल्व, स्नेल के नियम से। तो मैं लूंगा यहां पर ए पॉइंट और यहां पर लूंगा मैं बी पॉइंट। ओके बच्चों, यहां पर ए पॉइंट और यहां पर क्या लूंगा मैं, बी पॉइंट लूंगा। तो क्या बिंदु ए पर स्नेल के नियम से, बिंदु ए पर स्नेल का नियम लगाने पर, है ना, बिंदु ए पर स्नेल का नियम लगाने पर, स्नेल का नियम लगाने पर, नियम लगाने पर, तो क्या होगा बच्चों, बिंदु ए पर स्नेल का नियम, मैंने क्या बोला था कैसे लगाना स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या होता बच्चों, इस माध्यम का अपवर्तनांक n1 इंटू इस माध्यम का एंगल साइन आई बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इंटू दूसरे माध्यम का एंगल, तो n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। तो बिंदु ए पर स्नेल का नियम लगाने पर, तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या है n1, उसका साइन में एंगल क्या है आई, इज इक्वल टू दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है बच्चों n2, दूसरे माध्यम में एंगल क्या है साइन आर। ओके बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, n इसको पहले लिख लेता हूं, n साइन आर बराबर n1 साइन आई, मैंने क्या कर दिया, केवल चेंज कर दिया। ओके बच्चों, क्या कर दिया, केवल चेंज कर दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये क्या है आपका समीकरण नंबर 1। अब बिंदु बी पर स्नेल का लॉ लगाओ, देखो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्नेल का लॉ लगा सकते हैं। तो बिंदु बी पर स्नेल का लॉ लगाने पर, बिंदु बी पर स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार बच्चा क्या होगा बच्चों, बिंदु बी पर स्नेल का नियम लगाने पर, तो व्हाट विल बी हियर, हियर विल बी देखो बच्चों, अब लेट अस सी हियर, ये एंगल कितना होगा बच्चों, तो देखो बच्चों
ये नॉर्मल है बच्चों, यहां पर ये क्या है आपका नॉर्मल है, और ये भी आपका नॉर्मल था, ये काट रहा था एक लाइन, देखो ये भी नॉर्मल और ये भी नॉर्मल था आपका, देखो ये भी नॉर्मल ये भी नॉर्मल, और एक तिरछी लाइन काट रही थी। तो अगर ये एंगल आपका आर है तो ये एंगल भी तो आर होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काट रही है। तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों आपका, जो ये वी कैन ड्रॉ वेरी ओके बच्चों, ये आपका यहां पर ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया तो ये एंगल आया, दैट्स, तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। ये एंगल, ये भी क्या होगा बच्चों आर होगा, ये एंगल भी क्या होगा बच्चों आर होगा। तो दैट्स, यहां पर स्नेल का लॉ बी पॉइंट पर लगाने पर तो कैसे लगाएंगे, इस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों N2, इस माध्यम का साइन एंगल, दिस इज द आर, दिस इज द आर, नॉट टेक ए साइन आई बच्चों। इसलिए मैंने कहा कि आप स्नेल का लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट न याद करो, बल्कि ऐसे करो कि जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस माध्यम का साइन एंगल, तो इधर N2 साइन आर बराबर इस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है N1 इंटू इस माध्यम का दिस एंगल, तो ये एंगल कितना बोल रहा हो, इमर्जेंट एंगल साइन ई, इसी को तो निकालना है। तो देखो बच्चों, ओके, तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो यू के आप देख सकते हो समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो मैं राइट हैंड साइड को भी बराबर कर सकता हूं, है ना, क्योंकि इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है। तो समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड समान है, तो राइट हैंड साइड को भी हम समान कर सकते हैं। तो क्या करूं मैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, ओके, क्या होगा बच्चों, तब क्या लिख सकता हूं मैं, N1 इज साइन आई इज इक्वल टू, मैं अब मिटा दूं इसको, इधर लिख लेता हूं, ठीक है। तो कैसे लिख सकता हूं बच्चों इसको लिख सकता हूं मैं N1 साइन आई, पहले वाले में बच गया, और दूसरे वाले में क्या है N1 साइन ई। देखो दोनों को बराबर कर दिया ना, समीकरण 1 बराबर 2 कर सकते हैं आप, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड आप ले सकते हो सेम। तो दैट्स N1 से N1 मर गया, तो साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, तो देन वी कैन राइट हियर I इज इक्वल टू ई। तो दिस इज द रिलेशन। तो ये वाला ऑप्शन क्या था उसका करेक्ट था बच्चों, ओके, दिस ऑप्शन आर करेक्ट। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर माय चाइल्ड, ओके था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके। तो इसमें देखिए आप कि आपके पास एक ट्रांसपेरेंट बॉल है, ओके, ट्रांसपेरेंट बॉल है, और इसमें हमने क्या किया है कि 30 डिग्री एंगल पर 30 डिग्री जो आपका आपतन कोण है वो 30 डिग्री है। अब क्या होगा इसमें कि जब, और ये आपका माध्यम वायु है और ये आपका ग्लास है, कांच है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू √3 है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब आपका प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ओके। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका प्रकाश कहां जा रहा है, किरण कहां जा रही है, सघन माध्यम से रियल माध्यम की तरफ जा रही है। तो क्या होगा, ये आपका नॉर्मल ड्रॉ करो इसमें, तो नॉर्मल से ये दूर हट जाएगा, ओके, ठीक है बच्चों। तो मान लिया जाए इस एंगल, ये एंगल है आपका E, ओके, और इस स्फीयर का जो ट्रांसपेरेंट आपका गोला है, इस गोले का जो रेडियस है, मान लो वो आपका रेडियस क्या है बच्चों, R है, ओके, रेडियस इसका क्या है बच्चों, R है, दैट इज द रेडियस। इस जो ट्रांसपेरेंट गोला है इसका रेडियस क्या है बच्चों, R है। तो अब आप बताओ E का मान होगा, E का मान है, पहला ऑप्शन बच्चों 45 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 30 डिग्री, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं।
पुराने क्वेश्चन का खटीमा ने आंसर दिया था और एक और स्कूल ने पुराने क्वेश्चन का आंसर दे दिया था पहले ही। वेरी नाइस बच्चों। तो दैट्स ये आपका आपतन कोण, इसका ये जो ये कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, ये √3 है। तो आपको बताना है ई का मान कितना होगा। ठीक है, ओके। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं ऑप्शन मिटा रहा हूं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? यहां पर ये माना बिंदु ए है और यहां पर बिंदु बी है। ओके बच्चों, तो अब आपतन कोण यहां पर आपका क्या है? दैट्स ये आपने सपोज दैट नॉर्मल सही से खींचते इसमें, ये नॉर्मल है आपका। ओके, तो आपतन कोण आपका सपोज दैट 30 डिग्री यहां पर है, तो आई आपको दिया है 30 डिग्री। ओके, अब क्या होगा? जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो झुकेगी। मान लिया जाए ये कोण है आपका R1 या R, इसको मान लो ये कोण है आपका R। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर इस बिंदु पर स्नेल का लॉ लगाओ। तो स्नेल के नियम के अनुसार क्या होगा बच्चों? स्नेल के नियम के अनुसार, नियम से बिंदु ए पर क्या होगा बच्चों? बिंदु ए पर क्या होने वाला है? इसका कोण इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई। वाई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों? N1 मान लो इसको, दैट इज द 1। तो वाई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 इंटू इसका एंगल साइन 30। अच्छा, वाई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रख लो, 1 इंटू साइन 30 बराबर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कितना है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? √3 इंटू साइन R। ओके, तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 इज इक्वल टू √3 साइन R। यहां से साइन R की वैल्यू निकाल लो। साइन R इज इक्वल टू कितना होगा? 1/2 √3। ओके, नाउ सपोज दैट यहां पर एंगल आपका कितना होने वाला है? मान लो यहां पर एंगल R1 है। तो अब इस त्रिभुज से देख सकते हैं आप, ये वाला जो त्रिभुज है बेटो, मैं यहां बना रहा हूं इसको, ये मान लिया जाए आपका पॉइंट O है। तो लेट अस सी हियर, देखो ये भी रेडियस है, ये भी इस स्फीयर की त्रिज्या है, ये भी इस स्फीयर की त्रिज्या है बच्चों। तो दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगी तो ये कोण भी क्या होंगे? और एक साइड क्या है इसकी? उभयनिष्ठ है। तो क्या होगा इसमें कि एक साइड उभयनिष्ठ है तो क्या होगी? ये दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अगर ये कोण R है तो R1 को भी कितना होगा बच्चों? R1 भी R के बराबर होगा। ओके, तो यहां पर इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा। समझे बात को? क्योंकि ये R है, ये R है, ठीक है। R के ये भुजा के सामने का कोण R है, तो इसके सामने का कोण भी क्या होगा? R होगा, क्योंकि ये क्या है? इनमें उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो दैट्स क्या यहां पर बिंदु B पर स्नेल का लॉ लगाने पर, बिंदु B पर स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा बच्चों? स्नेल के नियम से क्या होगा बच्चों? बिंदु B पर स्नेल के नियम से क्या होगा बच्चों? इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? √3 इंटू इसका एंगल साइन R1, और R1 की जगह पर क्या है? साइन R है। साइन R इज इक्वल टू इस माध्यम का अपवर्तनांक, तो कितना है बच्चों इस माध्यम का अपवर्तनांक? ये क्या है? वायु है। वायु का अपवर्तनांक 1 इंटू इसका एंगल साइन E। तो यू कैन राइट हियर वेरी इजी कि दिस इज द √3, और साइन R का वैल्यू क्या है बच्चों? साइन R का वैल्यू ये है। इसको उठा के यहां रख दीजिए, तो क्या होगा? 1/2 √3 इज इक्वल टू साइन E। अब क्या होगा बच्चों? यहां होगा कि इस √3 से ये √3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या साइन E इज इक्वल टू हाउ मच? साइन E बराबर 1/2। तो साइन E में किसका मान 1/2 होता है? साइन 30 का मान। तो E बराबर अगेन यहां पर भी क्या आ गया? 30 आंसर आ गया। तो इमर्जेंट एंगल किसके बराबर है बच्चों? इमर्जेंट एंगल इंसिडेंट एंगल के ही बराबर यहां पर आया है, जबकि ये क्या था? एक गोल सरफेस था। ठीक है, ओके, समझ में आई बात? जबकि क्या था? एक स्फीयर था, एक बॉल था। तो इसका इमर्जेंट एंगल मतलब जो ये निर्गत कोण है, ये भी कितना है? 30 डिग्री का है बच्चों। ठीक है,
ओके, तो अब हम थोड़ी से और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो मिटा दूं इसको। ओके, कर दिया बच्चों आप लोगों ने? ठीक है, ओके, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, ओके, कर लोगे आप इसको एक कोई समीकरण 1 और 2 बनाकर भी कर सकते थे। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अपवर्तन की एक नई घटना को कि अपवर्तन में नया क्या होता है। तो देख, दैट इज द रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। ओके बच्चों, वास्तविक गहराई एंड आभासी गहराई। ओके बच्चों, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई, गहराई तथा आभासी गहराई, आभासी गहराई, इससे बहुत सवाल आते हैं बच्चों। आभासी गहराई, दैट इज द रियल डेप्थ, रियल एंड यू कैन टेक रियल एंड अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ। ओके बच्चों, रियल एंड अपरेंट डेप्थ। तो बच्चों आप लोगों ने देखा है कि जैसे पानी की भरी बाल्टी में अगर आप कोई वस्तु उसमें डुबाते हैं तो ऐसा लगता है पानी की तली ऊपर आ गई है ना, लगता है ना। वो किसका फिनोमिना है? अपवर्तन का फिनोमिना है। किसका फिनोमिना है बच्चों? अपवर्तन का फिनोमिना है। ठीक है, कि आपने किसी बाल्टी में पानी रखा, उसमें सिक्का डाला तो ऐसा लगता है वो सिक्का ऊपर आ रखा है। तो कितनी आभासी गहराई कितनी नजर आती है उसमें, और उसकी वास्तविक गहराई कितनी है, वो यही बात इसमें हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, यही बात हम इसमें करने वाले हैं बच्चों। तो दैट्स, मैं सीधा यहां पर ले रहा हूं कि मैंने एक यू कैन से दैट एक बर्तन लिया। ओके बच्चों, और इस बर्तन में मैंने पानी डाल दिया। ओके, इस बर्तन में हमने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। ओके बच्चों, पानी यहां तक आपका है। अब यहां पर हमने क्या कर दिया बच्चों? एक मतलब कॉइन, एक सिक्का यहां पर रख दिया। आपको क्या लगता है? वो सिक्का ऊपर उठा हुआ लगता है? यस, बिल्कुल लगता है। ठीक है बच्चों, तो कैसे? हम जब ऊपर से देखेंगे तो देखो यहां पर हमारी आंख है बच्चों। ओके, तो यहां से एक रे तो सीधा चले गई, एक रे तो क्या चलेगी बच्चों? सीधी चले गई। ओके, और एक जो तुम्हें पता है कि अगर रे नॉर्मल पर लंबवत जाती है तो सीधा ऊपर चले जाएगी, को बिना डिफ्लेक्शन के, क्योंकि रे जा रही है डेंसर मीडियम से रियर। ऊपर वायु है बच्चों, ऊपर वायु है। मान लिया जाए इसका मीडियम है, ऊपर माध्यम का मीडियम है N1 अपवर्तनांक है, और जो ये सघन माध्यम है इसका अपवर्तनांक माना N2 है। पानी का अपवर्तनांक क्या है? N2 है, और जो वायु है मान लिया जाए या कुछ और है, उसका अपवर्तनांक क्या है? N1 है। एक रे सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई, सीधी चले गई। दूसरी रे देखो, ये आपकी रे ऐसे सघन माध्यम में थी, लेकिन जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी बच्चों, तो क्या होने वाला है? यहां ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। पता है ना कि जब सघन से विरल में जाएगी तो ये नॉर्मल से थोड़ी से दूर हट जाएगी। ओके, और यहां पर बच्चों हमारी आंख देख रही है, ठीक ठाक हमारी आंख है। ओके, तो होगा क्या? ये नॉर्मल से दूर हट गई। दैट इज, अच्छे से मैं इसको बना सकता हूं यहां पर। दैट्स लाइक नॉर्मल से ये दूर हट गई। क्यों हटी है नॉर्मल से दूर? क्योंकि ये सघन से विरल में जा रही है। अब क्या करेंगे बच्चों हम कि जब हम इसको पीछे बढ़ाते हैं, जब हम इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये कहां पर मिलती है? लाइक दैट। तो बच्चों यहां पर दो रे मिल रही है, एक तो ये जो ऊपर गई और एक ये वाली, जो हमारी आंख को लग रहा है कि ये रे कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। वो तो हमारा दिमाग बोलता है कि बेटा पानी में ऊपर आता है सिक्का। अगर दिमाग नहीं होता तो आंख बोलती बेटा यहीं पर सिक्का है। समझ रहे बात को? समझ रहे बात को? आंख को लगता है ये रे यहां पर से आ रही है, दिमाग बस पता है ना हमको फिजिक्स कि भाई जब मतलब डेंसर मीडियम होता तो चीजें उठी हुई होती है। तो दैट्स, यहां पर इसकी इमेज बनेगी, सिक्के की इमेज यहां पर बनेगी, और हमें क्या लगता है? सिक्का यहां पर है। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात? यहां पर सिक्का है। अब सुनो बच्चों, अब रिलेशन क्या है, ध्यान से समझना। ठीक है, रिलेशन क्या है कि बच्चों ये जो दूरी है ये होती है वास्तविक डेप्थ, वास्तविक गहराई है बच्चा। ये वास्तविक गहराई है।
और इसको किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं? एच से। और ये जो गहराई है बच्चों, ये आभासी गहराई है। ये क्या है? जहां तक आपकी इमेज बन रही है, ये क्या है? आभासी गहराई है। इसको डिनोटेट करते हैं एच डैश से। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये आभासी गहराई है और ये वास्तविक गहराई है बच्चों। तो इनमें जो रिलेशन आता है, ये आपका डेंसर मीडियम जहां से रे आ रही है N1, जिसमें रे जा रही है, तो दैट्स कैसे इनका जो संबंध है वो क्या है बच्चों? N2 डिवाइडेड बाई N1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, आभासी गहराई। ओके बच्चों, N2 जिससे किरण आ रही है, N1 जिसमें किरण आ रही है। ओके, लिख लूंगा बाद में, टेंशन मत लो। यहां पर N2 डिवाइडेड बाई N1 इज इक्वल टू वास्तविक गहराई कितनी है? हाँ, और गहराई कहां से लेनी बच्चों? सरफेस से। सरफेस से, दो माध्यम के सरफेस से। ऊंचाई भी कहां से लेंगे? दो माध्यम के सरफेस से। ओके, तो दैट इज द H अपॉन H डैश। तो ये संबंध है। और N2 क्या है? जिससे किरण आ रही है। लिख लो इसको, जिससे किरण आ रही है, जिससे प्रकाश आ रहा है या किरण आ रही है। और N1 जिसमें किरण जा रही है या जिसमें किरण आ रही है, जिसमें किरण आ रही है। ओके, N2 जिससे किरण आ रही है, N1 जिसमें किरण आ रही है। इज इट क्लियर बच्चों? अब हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं बच्चों, बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम। कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो मैं आपको बताता हूं जरा से यहां पर फटाफट। ओके, कि इस फॉर्मूले को हम सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो, ये आपका नॉर्मल है, तो बच्चों ये किरण आपकी जा रही थी, ये कोण क्या होगा आपका? ये कोण क्या होगा आपका? आपतन कोण होगा। इस माध्यम के लिए आपतन कोण होगा। और ये कोण क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण हो जाएगा। आई क्या है आपका? आपतन कोण है। आर क्या है आपका? अपवर्तन कोण है। लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं उस बात को। ओके, अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये ऑब्जेक्ट था आपका, यहां पर आपकी इमेज बनी, ये कोण कितना होगा बच्चों? तो ये कोण कितना होगा मैं आपको बताता हूं। देखो, ये जो दो है, ये पैरेलल लाइन है। देखो ये और ये, देखो ये और ये रे जो है, ये दोनों क्या है? समांतर किरणें हैं। और ये तिरछी लाइन खींच रही है इसको। देखो ये ऐसे ना, ये ऐसे था और यहां से ये सीधे चलेगी थी। तो अगर ये कोण आर है तो ये कोण भी क्या होगा बच्चा? आर होगा। तो दैट इज, ये वाला कोण क्या हो गया? सॉरी, ये वाला ऊपर वाला ये कोण क्या हो गया? आर हो गया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं होना चाहिए। ये वाला कोण कितना हो गया बच्चों? आर हो गया, क्योंकि ये आर था। दो समांतर किरणों को एक तिरछी किरण काट रही है, तो ये आर है, तो ये भी आर होगा। दूसरी चीज देखो, ये वाला कोण कितना होगा? अगर ये आई है तो सेम ये वाला कोण भी क्या होगा बच्चा? आई होगा। समझ रहे हो ना बात को? वही सीन फॉलो हो रहा है यहाँ, कि ये आपका आई था तो ये भी क्या होगा? आपका आई होगा। इज इट क्लियर? मान लो इतनी विड्थ जो है, ये विड्थ आप एक्स वाई कुछ भी मान लो, माना ये यहां से लेकर और यहां तक की दूरी क्या है? एक्स है। ओके, ठीक है, इतनी बात होगी। पहले आप इसको लिख लीजिए, ठीक है? वास्तविक गहराई अपॉन आभासी, ये वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू दैट्स। ओके, मैं तब मिटा रहा हूं इनको, ठीक है? नाउ बच्चों, अब इसको कैसे प्रूफ? इसमें कुछ एजम्पशन है बच्चों, इसमें कुछ एजम्पशन माने गए हैं। और एजम्पशन बच्चों इसमें क्या माने गए हैं? एजम्पशन इसमें कि आपकी किरणें पैरा एक्सियल है, रे आर पैरा एक्सियल बच्चों, रे आर पैरा एक्सियल, मतलब किरणें आपकी अक्षीय है, रे आर पैरा एक्सियल, रे आर पैरा एक्सियल, ठीक है? मतलब किरणें समांतर अक्षीय है। दूसरा, आपतन कोण आई तथा आर बहुत छोटे हैं, बहुत
छोटे हैं। आपतन तथा परावर्तन, आपतन तथा अपवर्तन कोण बहुत छोटे हैं, क्योंकि ये किरणें बहुत नजदीक हैं बच्चों, ये किरणें क्या है, बहुत नजदीक हैं। तो अब कैसे करने वाले हैं हम इसको, तो लेट अस हियर, इसका डेरिवेशन मैं मिटा रहा हूं इसको एक बार, ठीक है, तो फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं फटक से। ओके बच्चों, और कल इसके नेक्स्ट वीक इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो दैट इज द, सपोज दैट यहां पर वही फॉर्मूला, वही चीज, यहां पर ये आपका डेंसर मीडियम, आपकी लाइट एक सीधा ऐसे चले गई और एक लाइट ये, और यहां से रिफ्लेक्ट होगी, यहां से अपवर्तित होके इस माध्यम में चली गई, ठीक है। ये एंगल आपका I था, ये एंगल आपका R था, ठीक है बच्चों। माना ये पॉइंट आपका A है, यहां पर स्नेल का लॉ लगाओ, तो वी कैन अप्लाई स्नेल लॉ एट पॉइंट A। अच्छा, ये कितना था आपका, इनको बना लेते हैं पहले, ये था आपका X, ओके। जब आपने इसको पहले पीछे बढ़ा दिया था, ये था आपका R और ये था आपका I, ओके। बस इतना सफिशियंट है चीजें, ओके। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 था, इसका ऊपर वाले माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 था। तो क्या होगा, बिंदु ए पर स्नेल का लॉ लगाने पर, बिंदु ए पर स्नेल का लॉ लगाने पर, बिंदु ए पर स्नेल का लॉ लगाने पर, बिंदु ए पर स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार कैसे लगाते हैं बच्चों, मैंने क्या बोल रखा है, इस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा बच्चों, N2। इस माध्यम का कोण, साइन कोण, साइन I इज इक्वल टू, इस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों, N1, और इस माध्यम का साइन कोण, साइन R, यहां पर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर नाउ। वन एक्सरसम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर बच्चों, ओके। अगर आपको साइंस पढ़नी है तो आपको लॉजिकली साउंड होना पड़ेगा बच्चों, ओके, ठीक है। तो दैट्स, इसमें क्या, क्योंकि I और R बहुत छोटे हैं, क्योंकि I और R क्या है बच्चों, बहुत छोटे हैं, तो जब कोण बहुत छोटे होते हैं बच्चों, क्योंकि I और R बहुत छोटे हैं, तो जब कोण बहुत छोटे होते हैं बच्चों, तो क्या होता है, सुन लो जरा बात को, कि साइन I इज इक्वल टू I लिख सकते हैं हम, और साइन I इज इक्वल टू टेन I, दोनों की वैल्यू लगभग सेम होती है। अगर कोण बहुत छोटे हैं तो साइन I और टेन I का मान क्या होता है, सेम होता है। तो सिमिलरली यहां साइन R इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, लगभग टेन R, क्योंकि कोण बहुत छोटे हैं, क्योंकि I तथा R बहुत छोटे हैं। तो ये एजम्पशन हम ले सकते हैं। तो यहां पर आप साइन I की जगह टेन I रखो और साइन R की जगह टेन R रखो। तो हमने साइन I की जगह टेन R रखेंगे, हम साइन I की जगह टेन I रखेंगे तो क्या होगा, N2 टेन I इज इक्वल टू N1 टेन R। ओके बच्चों, ये हो गया। अब क्या करना है मेरे बच्चों, अब क्या करना है कि यहां पर देखो, ये माना ये पॉइंट B है, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये इस ट्रायंगल में देखो, इस त्रिभुज में आप टेन I की वैल्यू निकाल सकते हो। टेन I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चा, इससे टेन I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेन I इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बट्टे आधार। देखो बच्चा, इसके लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा, ये पता है ना। तो दैट्स, ये वाली हाइट कितनी थी, ये वाली हाइट थी बच्चों रियल डेप्थ, यहां पर कॉइन था ना, तो ये वास्तविक गहराई थी, वास्तव में गहराई मतलब कितने गहरे पानी में था, है ना। तो दैट्स, ये आपका टेन I इज इक्वल टू लंब x बटे आधार, आधार कितना है इसके लिए, h है, ओके। और इस फॉर्म, इस त्रिभुज से ये जो ये वाला त्रिभुज है, तो इसके लिए टेन R बराबर कितना होगा बच्चों, टेन R बराबर लंब बटे आधार। तो ये वाला जो हाइट था ये h डैश था, आभासी गहराई। यहां पर इमेज बन रही थी किसकी, कॉइन की, सिक्के की। तो दैट्स टेन R इज इक्वल टू x अपॉन h डैश। इन दोनों का मान उठा के इसमें रखो बच्चा, इन दोनों का मान उठा के इसमें रखो, ठीक है। चाहो तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं,
चाहो तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो दैट इज द, इसमें मान रखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा N2 10I x अपॉन h इज इक्वल टू N1 10R, 10R मतलब x अपॉन h डैश। ओके बच्चों, तो व्हाट आर यू व्हाट इज कैंसिल हियर, यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या N2 को इधर लाओ, तो मैं लिख सकता हूं इसको N2 डिवाइडेड बाई N1 इज इक्वल टू, ये h इधर जाएगा तो h डिवाइडेड बाई h डैश। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, और इस फॉर्मूले से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, ओके। N2 जिससे किरण आ रही है, याद रखना मेरे वर्ड को, जिससे किरण आ रही है। N1 जिसमें किरण आ रही है। इज इट क्लियर? क्योंकि कुछ क्वेश्चन में यह होगा कि न तो हमें ऑब्जर्वर का पता चलेगा न हमें ऑब्जेक्ट का पता चलेगा बच्चों। ओके, तो वहां कंफ्यूजन होगी, तो इसलिए N2 जिससे किरण आ रही है, N1 जिसमें किरण आ रही है। ठीक है, तो चलो यू आई होप कि ये आपको पता चला होगा। N2 जिससे किरण आ रही है उसका अपवर्तनांक, N1 जिसमें किरण आ रही है उसका अपवर्तनांक, H वास्तविक गहराई और H डैश आभासी गहराई। ओके बच्चा, मिटा दो इसको, इसको मिटा दो बच्चा, यस एंड नो। ओके, तो उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इसको आप एक बार लिखिए। ठीक है, ओके। तो देखिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इसके। ओके बच्चों, क्वेश्चन ओके, तो देखना है खूबसूरत सा क्वेश्चन। ओके बच्चा, खूबसूरत सा क्वेश्चन है कि एक देखो ये तालाब है, कोई मतलब नदी का तालाब है। ओके बच्चों, ये तालाब है। ओके बच्चों, और यहां पर एक मछली है बच्चों, यहां पर एक मछली है, लाइक दैट मछली, ये आपकी मछली है बच्चों। ओके ओके, और यहां पर एक बाज है जो इस मछली को देख रहा है, मतलब यू कैन से दैट एक चिड़िया है यहां पर, एक चिड़िया, ये चिड़िया है और ये आपकी मछली है। ओके बच्चों, और इसमें जो मछली की जो गहराई है सरफेस से, ये मछली की गहराई 24 सेंटीमीटर है, ये वास्तविक गहराई है, ये समझो आप। ओके, और क्या दिया है इसमें, और बर्ड की जो ऊंचाई है यहां से, ये जो बर्ड की हाइट है, ये बर्ड की हाइट है 36 सेंटीमीटर। बर्ड की हाइट क्या है बच्चों, 36 सेंटीमीटर है। ऊपर वायु है, मतलब ये N1, ये क्या है, वायु है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और ये आपका क्या है बच्चों, जल है, और इस जल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है N इज इक्वल टू 4/3 दिया है, मतलब N2 आपको दिया है N इज इक्वल टू 4/3। आपको पूछा गया है कि मछली की क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपके लिए है कि मछली की वो चिड़िया से मछली की आभासी गहराई कितनी है, आभासी गहराई कितनी है। ऑप्शन आपके ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, दैट इज द 54 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 72 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 18 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ओके, इनमें से कोई नहीं बच्चा। क्या कहा मैंने, एक मछली है, एक बाज है, कितना है, सरफेस से 36 सेंटीमीटर ऊपर है, और क्या देख रहा है, चिड़िया को वो मछली को देख रहा है। अब क्वेश्चन, और मछली कितनी दूरी पर है, ये वास्तविक गहराई है सरफेस से 24 सेंटीमीटर गहरे में मछली है, तो इस चिड़िया को ये कितने नीचे दिखाई देगी। क्वेश्चन ये है कि चिड़िया को मछली कितनी दूरी पर, कितनी गहराई में दिखाई देगी। ऑप्शन है 54 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, और इनमें से कोई नहीं।
सोचो तो जरा, सोचो बच्चों, सोचो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सोचो। फॉर्मूला लीजिए आप सीधा सा। ऑप्शन डी, खटीमा ऑप्शन डी बच्चा, वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, अच्छा है बच्चा, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, आप क्वेश्चनिंग आंसरिंग 30 मिनट बाद कर सकते हैं बच्चों। जब लेक्चर के 30 मिनट हो जाएंगे तो उसके बाद आप क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो दैट्स जैसे 30 मिनट हो गया, आप आंसर और हम आपको क्विक रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। ओके, चिड़िया से मछली की आभासी गहराई, एक आया डी, और काला ढूंगी डी, ये 54 सेंटीमीटर है बच्चा, ये 72 सेंटीमीटर है, ये 18 सेंटीमीटर है, इनमें से कोई नहीं। ओके, चलो करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। 4/3, ये 30 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, चलो करते हैं अब। ओके, दैट इज द 4/3। तो मैं ऑप्शन मिटा रहा हूं, मैं करता हूं बच्चों। देखो सुनो मेरी बात को, कैसे करेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज ओनली वन, कि N2 डिवाइडेड बाई N1 इज इक्वल टू वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई। आपको N1 कितना दिया है बच्चों? N1 मुझे पता है तुमने वही गलत की है, जिससे किरण आ रही है बच्चों, जिससे किरण आ रही है बच्चों। कोई भी चीज हमें कब दिखाई देती है? जब उससे किरण हमारी आंखों पर पड़े। अगर किरण ही ना पड़े, हमारी आंखों पर विजिबल रहे, तो हमें नहीं दिखाई देगी भाई। तो बच्चों किरण, जिससे किरण आ रही है, यहां से किरण आ रही है, तभी तो बाज को देखेगी, बाज देखेगा मछली को। तो जिससे N2 क्या है? जिससे किरण आ रही है, पानी है। यही गड़बड़ क्या था ना, यही गड़बड़ क्या था ना, जिससे किरण, आपके N क्या है, N2 क्या है? जिससे किरण आ रही है। भाई जब मछली से किरण आएगी तब बाज को दिखाई देगी, नहीं तो नहीं दिखाई देगी। तो दैट्स N2। व्हाट इज द N1? जिसमें किरण आ रही है। किरण किसमें आ रही है? ये थोड़ी देख रहा है, ये देख रहा है। क्वेश्चन में ये पूछा गया चिड़िया को कितनी दूर पर दिखाई दे रही है। तो देखना N1, दैट इज द N1 कितना है? 1। वास्तविक गहराई H कहां से लेनी है? यहां से नहीं लेनी है, सरफेस से, सरफेस से। तो H कितना है बच्चों? 24 सेंटीमीटर। तो H डैश कहां से निकलेगा? सरफेस से ही निकलेगा। तो व्हाट, यहां इसमें मान रख दो मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो गया? 4/3 इंटू 1, मैंने डायरेक्ट 1 भी यहीं पर लिख लिया। N1 1 इज इक्वल टू H। H दिया है आपको 24 सेंटीमीटर, H डैश आ जाएगा। तो H डैश कितना आएगा? ये इधर आएगा। H डैश 24 गुणा गया 3/4, 4 चौको 4 छक्के 24, 6 18। H डैश कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। ये H डैश क्या है बच्चों? ये H डैश क्या है बच्चों? इस सरफेस से मछली की आभासी दूरी। मतलब अगर सरफेस से देखता चिड़िया तो उसको कितना दिखाई देता? ये 18 सेंटीमीटर नीचे है भाई ये। लेकिन चिड़िया तो यहां से देख रही पुत्र, चिड़िया तो यहां से देख रही है बच्चों। अरे क्वेश्चन है वो, जेई का क्वेश्चन है, तो कुछ बात तो होगी ना उसमें। तो देखो इसमें कि चिड़िया को यहां से ये कितनी दूरी पर दिखाई देगी, चिड़िया को यहां से ये कितनी, मछली कितनी दूरी पर दिखाई देगी? तो चिड़िया से मछली की आभासी दूरी कितनी होगी बच्चों? आभासी गहराई कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? आभासी गहराई होगी, देखो ये तो सरफेस, ये तो वाई में है, तो वाई में तो उतनी दूरी दिखाई देगी 36 प्लस नीचे इसको 24 सेंटीमीटर में दिखाई देगी दूरी। उसको कितनी दिखाई देगी? आभासी गहराई दिखाई देगी। उसको लगेगा कि इसके सरफेस से कितनी नीचे है? 18 सेंटीमीटर, तो प्लस 18 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों 8 और 6 कितना हो गया? दैट इज द 14 है ना, और 2 3 और 1 4 और 1 5 है ना बच्चा। तो ऑप्शन कौन सा वाला था? ये फर्स्ट ऑप्शन था। ये ऑप्शन कौन सा वाला था बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन था। समझ में आ रही बात? बात समझ में आएगी, एकदम एग्जैक्ट है बात। समझ रहे हो ना बात को, कि ये H और H डैश कहां से लेने हैं? सरफेस से लेने हैं,
ठीक है बच्चों, ये आपको वास्तविक गहराई दी थी, ये आपको ऊंचाई दी थी। तो चिड़िया को ये मछली कितनी नीचे नजर आएगी? 54 सेंटीमीटर। अगर मान लिया जाए बच्चों ये भी y होता तो सीधा सीधा ये दो जोड़ देते और ये कितना आ जाता? 72 सेंटीमीटर आ जाता। y में, अगर ये भी y में होता, ये भी y में होता तो 72 सेंटीमीटर होगा। इज इट क्लियर? अब हुआ क्या, कहानी में एक ट्विस्ट और है। क्या ट्विस्ट है कि मछली में अगर बाज को मछली पहले देख दे, अगर बाज को मछली पहले देख दे ऊपर, तो मछली को कितना ऊपर दिखाई देगा? क्या मछली को वो 54 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई देगा या कुछ और होने वाला है? समझो जरा बात को। एवरीथिंग इन दिस नेचर आर रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट। कोई भी ज्ञान अंतिम ज्ञान नहीं है बच्चों, और कोई भी ज्ञान अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि इसको लग रहा है कि ये 54 सेंटीमीटर है, इसको देखा, लेकिन मछली ने उसको देखा, तो क्या मछली को भी 54 सेंटीमीटर दिख रहा है? तो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, कितने मिनट बचे हैं? 5 मिनट। ओके, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि मछली को इसकी ऊंचाई कितनी दिखाई दी? ओके बच्चों, तो दैट्स वी कैन टेक सेकेंड कि अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड फ्रॉम द फिश। कैन आई रब दिस? क्या मैं इसको मिटा दूं? ओके, ये एकदम क्लियर है बच्चों, ये एकदम क्लियर है। किसी को कुछ पूछना है तो सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट कि अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड फ्रॉम फिश, मतलब आभासी चिड़िया की मछली से चिड़िया की आभासी ऊंचाई कितनी है? ओके, दैट इज द मछली से चिड़िया की आभासी ऊंचाई कितनी होगी बच्चों? तो वही जिससे किरण, अब देखो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर क्या होगा, देखो ये सरफेस था, यहां से देखो बाज से, सुनना जरा बात को, बाज से जब मछली पर किरण आएगी, बाज से जब मछली पर किरण आएगी तभी मछली देख पाएगी ना उसको। तो इस टाइम N1 और N2 बदलने वाले हैं, समझ रहे हो तुम मेरी बात? इस टाइम N1 और N2 क्या होने वाले हैं? बदलने वाले हैं। तो दैट्स यहां पर फॉर्मूला क्या होता है? N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू H अपॉन H डैश, यही होता है। इस बार ऊंचाई लेने वाले हैं, किरण N2 जिससे किरण आ रही है, N2 जिससे किरण आ रही है, इस टाइम बच्चों N2 कौन होगा? N2 इस टाइम वायु होगी, समझ रहे हो बात को? वायु से किरण आ रही है ना, बाज कहाँ है? वायु में है। बाज कहाँ है? वो चिड़िया कहाँ है? वायु में है बच्चों। तो इस टाइम N2 किसकी होगी? वायु की। तो वो कितना है? 1। और N1 किसका होगा बच्चों? जल का। N1 किसका होगा? जल का। और जल का कितना है? 4/3। ओके बच्चों, 4/3। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर मेरे बच्चों? और दैट इज द H। हाइट किसकी लेनी? किसका पता कर रहे हैं हम? चिड़िया का पता कर रहे हैं। और ये कितना है यहां से यहां तक? 36 सेंटीमीटर। यस एंड नो? तो H कितना हो गया? 36 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? H डैश निकालना है। तो यू कैन फाइंड आउट वेरी सिमिलर वे। तो व्हाट विल बी इन मानों को यहां रखो बच्चों, इन मानों को यहां रखो। तो यहां रखने के बाद क्या होगा बच्चों? N2 कितना था? 1 अपॉन N1 कितना था? 4/3 इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर चले जाएगा ना, ये 3 ऊपर चले जाएगा, इज इक्वल टू H कितना था? 36 H डैश। ओके, ये ऊपर जाएगा तो 3/4 इज इक्वल टू 36/H डैश। यहां से H डैश इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 36 इंटू 4/3। तो ये 12 36। तो H डैश कितना हो गया बच्चे? 48 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर बच्चों? कितना हो गया? 48 सेंटीमीटर। देखो ना, ये 3 कम 3, 3 दूना 6, 12 चौको 48 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? तो लेकिन कहां से? सरफेस से बच्चा, सरफेस से। कहां से? सरफेस से। H डैश मतलब चिड़िया की आभासी ऊंचाई कितनी होगी? 48 सेंटीमीटर हो गई।
अगर चिड़िया वो मछली देख रही है, अब ऐसे ये मत कर देना कि मछली सर ये तो इतनी ही थी, ये 48 कैसे दिख रही, अरे मछली अंदर से देख रही ना, अगर मछली सरफेस से देखती तो इतना ही दिखता उसको। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो? इस टाइम ऊंचाई बढ़ गई, मतलब मछली को दूर दिख रहा, और मछली को सरफेस से कितना दूर दिख रही, 48 सेंटीमीटर, जबकि चिड़िया है कितनी, चिड़िया है 30 सेंटीमीटर ऊपर सरफेस से, लेकिन मछली को सरफेस से कितना ऊंचा, कितना और ऊपर दिख रहा है बच्चों, मछली को सरफेस से वो 48 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो ये तो सरफेस से दिख रहा है, मछली से चिड़िया की आभासी ऊंचाई कितनी होगी बच्चों, मछली से चिड़िया की आभासी ऊंचाई कितनी होगी? ऑब्जर्वर कहां है, लिक्विड, ऑब्जर्वर कहां है, यहां है, मछली यहां है ना, मछली यहां है ना, तो दैट्स हाउ कैन मछली से, इसलिए मछली से चिड़िया की आभासी ऊंचाई, एक मिनट बस, आभासी ऊंचाई कितनी होगी बच्चों, आभासी ऊंचाई होगी हाउ मच, 48 सेंटीमीटर तो ऊपर से थी, और ये भी तो थी, ये कितना था, 24 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया बच्चों, 2 और 6 2 72 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? तो यहां से आगे हम बच्चों नेक्स्ट वीक करते हैं, ठीक है, और पढ़ते रहो बच्चों। और मैं बार बार बोलता हूं कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टडी कौन सी है, सेल्फ स्टडी है बच्चों। तो पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, बिंदास रहो। ऑल द बेस्ट बच्चों।